अगर अब की बार सरकार वापस आई तो हम देखने वाले हैं कि टेररिज्म लॉ का इस्तेमाल ऐसा होगा जैसा कभी नहीं देखा। ये हमारा कहना नहीं है, ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा है, जो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के फाउंडर हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो आपको बता दूं कि इसके पीछे कंसर्न्स यूएपीए के अंडर रजिस्टर्ड केसेस को लेकर है। आपने हमारी पिछली एक वीडियो में सुना होगा कि ऐसे ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी रिसेंटली एएनआई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को स्लैम किया है और कहा कि पीएमएलए इस प्रधानमंत्री की लाल आंख। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इट मींस यू कैन सेंड देम ओवर टू ईडी हु कैन डू व्हाटएवर दे विश टू डू। लॉयर्स का कुछ लॉज के प्रति ऐसा टेक काफी सीरियस है। यूएपीए पे ही बात करते हैं, जिसके अंडर अभी उमर खालिद बुक्ड है और उनके ट्रायल को लेकर भी काफी चर्चा होती रहती है। यूएपीए इन दिल्ली पनिशमेंट विदाउट ट्रायल पर डिस्कस करते हुए सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा है, वी आर एट अ वेरी टेनियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, अ वेरी डेंजरस पीरियड। उन्होंने डिस्कशन के दौरान न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्ता की रिलीज पर हाईलाइट किया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को ही रिहाई का आदेश दिया था। वो 7 महीने तक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बंद थे। गोंजाल्विस ने कहा कि पुरकायस्ता के डिटेंशन के लिए कोई मौजूद कारण नहीं दिए गए। गोंजाल्विस ने कई ऐसे मामलों पर बात की जहां लोगों को आखिरकार छोड़ दिया गया क्योंकि टेररिज्म चार्जेस का सपोर्ट करने के लिए एविडेंस की कमी थी। गौतम नवलखा, पिंजरा तोड़ मेंबर्स किशोर चंद्र वनखेम, वर्नन गोंजाल्विस एंड जेएन साई बाबा। उन्होंने स्मॉलर कोर्ट से ज्यादा इंडिपेंडेंट और फ्री स्टैंडिंग फैसलों की जरूरत पर जोर दिया। कई मामलों में गोंजाल्विस ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अक्सर ये दावा करती है कि चार्जशीट बहुत लंबी है, जैसे एक्टिविस्ट उमर खालिद के मामले में। उन्होंने बताया कि एक्ट के सख्त प्रोविजंस और एक इंक्रीजिंग पॉलिसाइज्ड ज्यूडिशरी यानी कि राजनीतिक न्यायपालिका के प्रचालन के कारण यूएपीए के तहत बेल लेना लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। इन द डिस्कशन व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जन हस्तक्षेप अ कैंपेन अगेंस्ट स्पेसी डिजाइन्स में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने यूएपीए के आर्बिट्ररी एप्लीकेशन के यूज को क्रिटिसाइज किया है, बताते हुए कि अक्सर आरोपी और एक्चुअल अनलॉफुल एक्टिविटीज के बीच कोई क्लियर कनेक्शन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यूएपीए के तहत पावर का अब्यूज इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को चोट पहुंचाता है। पारिक ने यूएपीए के सख्त बेल प्रावधानों पर चर्चा की, टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की तुलना करते हुए। He said, Much like TADA, UAPA places a burden on the accused rather than the prosecution. उन्होंने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसके अनुसार यूएपीए के तहत प्री केस कन्विक्शन रेट मेयरली 27.57% है as compared to 49.67% in the IPC cases. उन्होंने कहा कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस रिजीम 2019 से 2014 के दौरान सिर्फ 69 यूएपीए के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 2014 से अब तक के दौरान 288 यूएपीए मामले दर्ज किए गए हैं। पारिक ने कहा कि गलत तरीके से बंद किए गए लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाहरुख आलम ने भी यूएस स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन की तुलना भारत के विरोध प्रदर्शन से की। उन्होंने कहा कि वहाँ पे पुलिस वेपनाइजेशन के बावजूद अधिकतर प्रोटेस्टर्स पर गंभीर आरोप नहीं लगाती है, जबकि भारत में उल्टा होता है। आलम ने खालिद सैफी एंड आसिफ इकबाल तन्हा का जिक्र किया, जो यूएपीए के तहत 2020 दिल्ली राइट्स के कॉन्स्पिरेटर्स के रूप में नेम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हम उनकी बेल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो मस्जिद जाते थे और सीए के खिलाफ मोबिलाइज करने के लिए इमाम से बात करते थे। आलम सेड, The prosecution said we are opposing his bail because he used to go to masjid and talk to imams to mobilize them against the Citizenship Amendment Act. Is that not his democratic right? Similarly, in Umar Khalid's case, the prosecution insisted that this man is giving a vocabulary to Muslims to articulate their grievances. How is that a problem? That's his democratic right. आगे आलम ने कहा कि CAA tried to say to Muslims that you are very safe in your cocoon and you may be a citizen of India, but not very long. It is telling Muslims you cannot mobilize. We judge your politics and we will label it as a terror act. नंदिनी सुंदर, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो छत्तीसगढ़ में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भी इस डिस्कशन में पार्ट लेते हुए कहा है कि हर हफ्ते लोगों को उनके गांव से उठाया जाता है। ये पिछले 5.5 मंथ से तेज हो गया है, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। She said, over 100 people have been killed in so-called encounters with the Naxals. Most of these encounters are fake. You see, no policemen are injured in these encounters. This is a dead giveaway on how most of them are fake. ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी डिस्कशन में ऐसे लॉयर्स को यूएपीए के लॉज पर ऐसे रिएक्ट करते हुए
और बोलते हुए सुना गया हो। इससे पहले भी लीगल एक्सपर्ट्स ने लॉज के मिसयूज को लेकर काफी बार अपनी आवाज उठाई है। सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने पहले भी एक बार क्वेश्चन उठाया था कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए और पीएमएलए लॉज के मिसयूज के इशू को नोट में लेने से रिफ्यूज कर दिया है। While addressing a seminar on the recent trends in the Supreme Court's judicial administration, management and cases concerning civil liberties and political rights in the national capital, जो 24 फरवरी 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया था by the Campaign for Judicial Accountability and Reforms in collaboration with the Wire and Live Law, वहाँ पे सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई को कहते हुए सुना गया that in order to crush dissent, one of the easiest ways which the government has found is to use UAPA। उन्होंने सवाल किया कि हमारे पास एक सिचुएशन है जहाँ लोगों को अंदर किया जा रहा है किसी इंसिडेंट की बेसिस पर नहीं बल्कि शक के आधार पर। एंड व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट्स रिस्पांस? द इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में मनी और पॉलिटिक्स के बीच नेक्सस जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोट लिया था, उसे रेफर करते हुए देसाई ने पूछा व्हाई इट कैन नॉट टेक जुडिशियल नोट ऑफ द मिसयूज ऑफ पीएमएलए एंड यूएपीए। ही आस्क्ड व्हाई कैन नॉट द सुप्रीम कोर्ट टेक जुडिशियल नोट ऑफ द फैक्ट दैट द यूएपीए इज बीइंग मिसयूज्ड? व्हाई कांट इट टेक जुडिशियल नोट ऑफ द नोटिस दैट द पीएमएलए इज बीइंग रेगुलरली यूज्ड? व्हाई डू यू हैव टू ऑलवेज गो डाउन टू व्हाट द सॉलिसिटर जनरल सेज व्हेन दो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? Anytime someone raises the issue of Kashmir, he jumps up and says, "We know on behalf of whom you are acting on behalf of the neighboring country." But the judges don't have the gumption to ask him to shut up and sit down. In the US, the Supreme Court is known as the Chief Justice Court. In India, the Supreme Court should be known as Tushar Mehta's Court. That is the situation we have come to, and nobody has the guts to call him out and say enough is enough। कोर्ट के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कोर्ट को एसजी तुषार मेहता का कोर्ट एड्रेस किया और कहा कि किसी में दम नहीं है कि वो ये बोल सके कि अब बस बहुत हुआ। आपको बता दूं कि इस एड्रेस में स्पीकर्स सच एज जस्टिसेस ए.के. पटनायक and Indira Banerjee, former judges of the Supreme Court, Professor Mohan Gopal, former director, National Judicial Academy, senior advocates Trideep Payas, Kapil Sibal and Varisha Farasat, advocate Delhi High Court and Supreme Court भी शामिल थे। उन्होंने भी यूएपीए लॉज के अंडर होने वाली कार्रवाई पर अपनी चिंता जताई थी। सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पायस ने अपनी स्पीच में कहा था कि देयर इज अ न्यू मॉडुस इन द काइंड ऑफ एफआईआरस दैट आर कमिंग इन। देयर इज अ न्यू मॉडुस इन द काइंड ऑफ एफआईआरस we deal with nowadays. There are certain persons who speak in the parliament about something they are outraged by, and that is tweeted by some other important person and then carried out by new channels for 3-4 days. By 4th or the 5th day, it becomes an FIR. This modus has come to stay. This is the way a UAPA case comes to proceed. This is the pattern which I have gathered. उन्होंने साइट किया कि यूएपीए में बेल मिलना पीएमएलए और एनडीपीएस एक्ट से भी ज्यादा मुश्किल है। तो आपने देखा कि कैसे मोस्टली लॉयर्स अब पीएमएलए और यूएपीए से जुड़े केसेस पर अपनी चिंता जता रहे हैं। क्या आपकी नजर में उनकी ये कंसर्न सही है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।